हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं अंशु सोनी स्वागत करता हूं आपका एकलव्य एजुकेशन के शानदार वीडियो लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स की। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या होता है जरा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे मेजरमेंट्स लूंगा, ठीक है, और जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा वो इन सभी मेजरमेंट का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जरा समझते हैं किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेंथ और ब्रेथ को मेजर करता हूं, और लेंथ और ब्रेथ को मेजर करने के बाद क्या एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो एरिया कैसे आएगा, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। और वहीं पर लेंथ और ब्रेथ को अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होगा तो लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके आएगा। क्लियर है। तो अगर लेंथ के अंदर एरर निकाला मैंने इतना और ब्रेथ के अंदर जो एरर निकला है वो इतना निकला है, बात समझ में आ रही है। तो बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने पर जो एरिया आया होगा उस एरिया में कितना एरर होगा। ठीक है, या लेंथ और ब्रेथ को ऐड करने पर जो पेरीमीटर आएगा उस पेरीमीटर में कितना एरर होगा, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आकर क्या होते हैं भाई, इन दोनों के एरर्स कंबाइन हो जाएंगे, यहां पर भी इन दोनों के एरर्स कंबाइन हो जाएंगे। तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, इन सभी में हम एरर्स को कैसे कंबाइन करेंगे, चलिए जरा समझते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम काम करेंगे एडिशन के अंदर एरर्स को कंबाइन करने का। बात समझ में आ रही है। तो चलिए जरा समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया है एरर्स इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज, यानी दो क्वांटिटीज को ऐड करने पर जो क्वांटिटी आएगी उसमें एरर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, तो फिलहाल के लिए हमने ऐसे मान लिया, ए की जो करेक्ट वैल्यू है उसको हमने ऐसे लिखते हैं, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बी की जो करेक्ट वैल्यू है उसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या भी बी मतलब यहाँ पर बी की बहुत सारी वैल्यूज का मीन है। ठीक है भाई, और डेल्टा बी का मतलब बी के अंदर एरर, और डेल्टा ए के अंदर ए के अंदर एरर। और ये कौन सा वाला एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बी का मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है भाई, अब ध्यान देना भाई सारे बच्चे, हम निकालने वाले हैं एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। तो अगर मैं कहता हूं अगर ए और बी को ऐड करने पर एक नई क्वांटिटी z आती है, मैं z को ऐसे ही लिखता हूं। ठीक है, अगर ए और बी को ऐड करने पर एक नई क्वांटिटी z आती है तो बताइए z में कितना एरर होगा। तो बहुत सिंपल, तो z में जो एरर होगा वो ए और बी दोनों के एरर का सम के बराबर होगा। z में जो एरर होगा वो किसके बराबर होगा, ए का एरर जमा में बी का एरर। बहुत ही आसान, क्लियर है। तो चलिए भाई दूसरे को समझते हैं भाई। अच्छा, आप सोच रहे हो कि इसकी डेरिवेशन कैसे होगा, मतलब ये किस तरीके से इसको डेराइव किया गया है। तो बेटा जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, कराएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, सीधे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन, यकीन मानिए। ठीक है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, आप सब बच्चों को बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। एरर इन डिफरेंस, बोलो बेटा जी, एरर्स इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है भाई, एरर्स इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अच्छा, एक बात और भाई, यहाँ पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर z बराबर क्या होता, अगर मान लेते हैं z बराबर हम क्या लेते हैं, अगर a b और c इन तीनों को ऐड करने पर z आया होता तो z के अंदर हम कैसे एरर निकालते, तो z का एरर होता a का एरर प्लस एरर इन b प्लस एरर इन c। इस बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। अब दो क्वांटिटीज को अगर मान ले, देखो जरा, a की करेक्ट वैल्यू ये लिख दी मैंने, b की करेक्ट वैल्यू ये लिख दी, और अगर a और b का डिफरेंस करने पर, अगर a और b का डिफरेंस करने पर हमारे पास एक नई क्वांटिटी आती है z, तो हमें z में एरर निकालना होगा। बताइए z में कितना एरर होगा। तो बहुत ही सिंपल, z का जो एरर होगा वो a का एरर जमा b का एरर। अब आप बच्चे सोच रहे हो कि भैया ये क्या कर दिया आपने, यहाँ पर सम वाले में भी क्या करा आपने, ऐड करा, और यहाँ पे डिफरेंस वाले में भी इन दोनों एरर्स को ऐड कर दिया। ठीक है भाई, ये तो गलत हो गया। तो मैंने बोला बेटा बहुत सिंपल है इसको समझना। मान लेते हैं मैंने एक गलती की और उसके बदले आपने भी गलती कर दी, तो गलती से गलती कभी कैंसिल नहीं होती, गलती हमेशा जुड़ती चली जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात, अगर सामने वाला मुझे गाली देगा और उसको पलट के अगर मैं गाली दे दूंगा तो हिसाब बराबर नहीं होगा, दोनों मिलकर एक बड़ी मिस्टेक कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो मिस्टेक कभी मिस्टेक को कैंसिल नहीं करती, हमेशा दो मिस्टेक्स जब होती हैं तो हमेशा ऐड होती हैं। समझ में आगे नहीं आ गया। तो चाहे डिफरेंस हो रहा हो चाहे एडिशन हो रहा हो, दोनों में जो हम क्या निकालेंगे भाई, दोनों में z के अंदर जो एरर निकाला जाएगा उसमें a और b दोनों के एरर क्या होंगे, बोलो बेटा जी, ऐड हो जाएंगे। समझ में आगे नहीं आ गया, बहुत ही सिंपल था। चलिए भाई अगला वाला समझते हैं भाई। अगला वाला क्या भाई हमारा, एरर्स इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है भाई, यानी अब यहां पर हम प्रोडक्ट लेने वाले हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, बोलो बेटा जी, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यानी जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर जो नई क्वांटिटी आएगी उसमें एरर क्या होगा। ठीक है भाई, तो मैंने ऐसा मान लिया भाई, अगर मैंने a और b को मल्टीप्लाई करके एक नई क्वांटिटी बनाई z, तो z में एरर में कैसे निकालूंगा।
तो ये भी बहुत आसान है, फॉर्मूला समझ लो सारे बच्चे। तो कभी z में एरर नहीं निकलेगा, हमेशा z का रिलेटिव एरर निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम z का रिलेटिव एरर निकालते हैं और z का जो रिलेटिव एरर होगा वो a के रिलेटिव एरर और b के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। बहुत ही आसान था। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और अगर क्या होगा, और अगर यहाँ पर मैं a b और c इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर z आएगा, अगर a b और c तीनों को मल्टीप्लाई करने पर z आ रहा है, तो जो z में एरर हम निकालेंगे या z में जो रिलेटिव एरर निकालेंगे वो क्या होगा बोलो बेटा? a का रिलेटिव एरर जमा में b का रिलेटिव एरर जमा में c का रिलेटिव एरर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है भाई, समझ में आ गई नहीं आ गया? चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट से। अगला हमारा क्या है बेटा? हाँ, एक चीज़ और है भाई इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई? कभी कभार वो आपको क्वेश्चन में लिख कर देगा कि परसेंटेज एरर ऑफ ए का परसेंटेज एरर देगा, बी का परसेंटेज एरर देगा और सी का परसेंटेज एरर देगा और बोला जाएगा जेड का परसेंटेज एरर निकालो। क्लियर है? तो देखिए भाई इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, ध्यान देना भाई सारे बच्चे। ठीक है, तो मान लेते हैं मुझे यहाँ पर गिवन है भाई, मैं इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर z को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इस तरफ भी सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे डेल्टा a बाई ए आ जाएगा, प्लस में डेल्टा b बाई बी आ जाएगा, प्लस में डेल्टा c बाई सी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डेल्टा a बाई ए इंटू में 100 प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू में 100। ठीक है भाई, प्लस में डेल्टा c बाई सी इंटू में 100। ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया? अब आपको याद होगा लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था, अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आता है? परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर ऑफ ए निकल के आ गया, ये परसेंटेज एरर ऑफ बी निकल कर आ गया और ये परसेंटेज एरर ऑफ सी निकल कर आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इस तरीके से निकल कर आ गया, बहुत ही आसान। क्लियर है? और ये क्या होगा बोले बेटा? ये जो हमारा होगा वो क्या होगा? परसेंटेज एरर ऑफ जेड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? फटाफट मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आगे हम चलते हैं भाई। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं यहाँ पर, कैसे? अब मुझे बोला गया भाई एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यहाँ पर i की वैल्यू दे रखी होगी और r की वैल्यू दे रखी होगी, मुझे i और r दोनों की वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, और मुझे क्या बोला जाएगा भाई? v के अंदर एरर फाइंड करो। ठीक है, तो v के अंदर एरर कैसे फाइंड किया जाएगा जरा समझना। तो भाई i और r को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा v आता है, हमें इस v के अंदर एरर फाइंड करना है। ठीक है, तो v का एरर कैसे निकालेंगे? तो v का एरर हम निकालेंगे, v का एरर नहीं निकलेगा, v का रिलेटिव एरर निकलेगा। तो v का जो रिलेटिव एरर होगा वो i के रिलेटिव एरर जमा में r के रिलेटिव एरर के बराबर होगा। क्लियर है? और अगर आपको डेल्टा v का एरर निकालना है, यानी v का एरर निकालना है, तो इस v को ले जाइए इधर, तो v डेल्टा i बाय आई प्लस में डेल्टा r बाय r। ठीक है, इस तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी चीजें हम निकालेंगे कैसे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे भाई? तो आप चिंता मत करें, क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन। ठीक है भाई, तो फिलहाल के लिए इसको हम मिटा रहा हूं, फटाफट जल्दी से लिख लीजिए, मैं हट गया हूं। ठीक है, लिख लिया बेटा? तो वीडियो को पॉज करके सारे बच्चे लिख लेना। अब हम आगे चलते हैं। अगर मान लो मैंने क्या किया, तो हमने प्रोडक्ट का निकाल लिया, अब बात ही आती है भाई हमारी किसकी? अब बारी आएगी भाई हमारी एरर्स इन डिवीजन। ठीक है भाई, तो दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने पर जो क्वांटिटी आएगी उसमें कैसे एरर निकालेंगे। ठीक है भाई, अब अगर मैं a और b को डिवाइड करके अगर एक नई क्वांटिटी बनाता हूं z, तो इस z के अंदर एरर कैसे निकालूंगा? तो सिंपल सी बात है, z का एरर नहीं निकालेंगे, z का रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर निकाला था, वैसे ही डिवीजन में भी हम क्या निकालने वाले हैं? सेम फॉर्मूला डिवीजन का रहेगा। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम फॉर्मूला था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी क्या रहता है बोलो बेटा? सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तो z का रिलेटिव एरर जो होगा a और b के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। समझ में आगे नहीं आ गया? चलिए भी आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस लूंगा, ध्यान देना भाई सारे बच्चे, यहाँ पर मैं एक स्पेशल केस ले लूंगा। तो स्पेशल केस क्या होगा? स्पेशल केस ये होगा, देखें जरा। तो अगर मान लेते हैं a और b को मल्टीप्लाई, c और d को डिवाइड करने पर जो नई क्वांटिटी आएगी z, इसमें एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के अंदर रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने का तरीका सेम रहता है। तो यहाँ पर z का जो रिलेटिव एरर होगा वो बेटा क्या होगा भाई? a का रिलेटिव एरर जमा में b का रिलेटिव एरर जमा में c का रिलेटिव एरर जमा में d का रिलेटिव एरर। बहुत ही ज़्यादा आसान। ठीक है भाई, एकदम दिल खुश हो जाएगा देखकर। बहुत आसान फॉर्मूलाज है बेटा, और क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा आसान आएंगे। क्लियर है? तो चलिए भाई इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दूँ बेटा जी?
अब एक और चीज रह गई भाई, तो एक और चीज क्या रहेगी जरा देखते हैं। तो एरर्स इन पावर्स, ठीक है भाई, यानी जब हम किसी क्वांटिटी की कोई पावर करने के बाद जो क्वांटिटी निकालेंगे उसमें एरर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर a की पावर n करने पर अगर कोई क्वांटिटी z आती है तो इस z का एरर हम कैसे निकालेंगे, समझ में आगे नहीं आ गया? तो चलिए देखते हैं। तो बहुत ही आसान है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान कैसे है, तो फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं इस a की जो पावर है कितनी है बोलो बेटा, 2 है। तो हम यहाँ पर इसको a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं a गुणा में a इंटू में z आ जाएगा। क्लियर है? तो अब मुझे z का एरर निकालना है, अब मुझे यहाँ पर z का एरर निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा जरा जानते हैं। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर जैसे हम a और b को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब बस b की जगह a ही आ गया एक और। तो यहाँ पर z का जो रिलेटिव एरर होगा वो a का रिलेटिव एरर, ठीक है, जमा में a के रिलेटिव एरर के बराबर हो जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2a बाय 2 टाइम्स ऑफ a का रिलेटिव एरर। ठीक है भाई, क्लियर है? अब सिमिलरली अगर यहाँ पर n आ जाएगा तो जहाँ पर हमने 2 लिखा था वहाँ पर हम n लिख देंगे। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर हो गया? वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं, आप नोट कर लो इसको, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। तो जब a की पावर n करने पर जो क्वांटिटी आती है z, उस z में एरर कैसे निकालें, तो बहुत ही आसान, z का जो रिलेटिव एरर होगा वो a के रिलेटिव एरर का कितने गुना होगा भाई, n गुना होगा, यानी n टाइम्स होगा। ये फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। अब यहां पर भी मैं एक स्पेशल केस लेना चाहूंगा, ध्यान दे भाई सारे बच्चे, स्पेशल केस। तो यहां पर स्पेशल केस क्या होगा, अगर मान लेते हैं a की पावर n, क्या बोलो बेटा, a की पावर n, b की पावर m, ठीक है, c की पावर p और d की पावर q करने पर एक क्वांटिटी आती है z। तो इस z में मैं कैसे एरर निकालूंगा, तो बहुत ही आसान। तो z का जो रिलेटिव एरर होगा वो a का रिलेटिव एरर, b का रिलेटिव एरर, ठीक है भाई, c का रिलेटिव एरर, ठीक है, जमा में d का रिलेटिव एरर। जरा समझना, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, a का रिलेटिव एरर जमा में b का रिलेटिव एरर जमा में c का रिलेटिव एरर जमा में d का रिलेटिव एरर। ठीक है भाई? तो यहां पर a की पावर क्या है n, तो n इसके आगे लगा दो, b की पावर क्या है m, तो m आगे लगा दो, d की पावर क्या है भाई, c की पावर है यहाँ पर p, तो p आगे लगा देंगे, और d की पावर है q, तो q आगे लगा देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए भाई अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। हमने सारा का सारा कर लिया, बहुत ही प्यारे प्यारी फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत ही जबरदस्त वाले। तो चलिए बेटा जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्लास छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें जरा जल्दी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टू रेजिस्टेंसेज R1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। तो R1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भाई, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो R1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 100 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है, होप आप सब बच्चों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं भाई, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, हमें R1 की वैल्यू दे रखी है भाई 100 प्लस माइनस 3 ओम। ठीक है, और R2 भी इसी प्रकार हमें दे रखा है भाई, यहाँ पर R2 हमें दे रखा है यहाँ पर 200 प्लस 4 ओम। ठीक है भाई, 200 प्लस माइनस 4 ओम। ठीक है, ये R1 की और R2 की करेक्टेड वैल्यू है। जिस तरीके से हमें A और B की करेक्ट वैल्यू दे रखी थी, वैसे R1 और R2 की करेक्ट वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर ये R1 की मीन वैल्यू है और ये यहाँ पर R2 की मीन वैल्यू है। ये यहाँ पर क्या बोलो बेटा, ये यहाँ पर R1 के अंदर जो एरर है वो लिखा हुआ है और ये यहाँ पर R2 के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो लिखा हुआ है। आएगा बोला गया भाई आर कनेक्टेड इन द सीरीज। इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो हमें बताना है व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हमें करेक्ट वैल्यू लिखनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू देखो जरा, करेक्ट वैल्यू, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर इसका मीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, फिर प्लस माइनस आएगा, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या आएगा बोलो बेटा जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यहाँ पर एरर आएगा। तो हमें दो चीजें यहाँ पर निकालनी है। अगर मैं करेक्ट वैल्यू लिखना चाहता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, उसके लिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है भाई, दूसरा मुझे क्या चाहिए बेटा, दूसरा मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एरर चाहिए।
क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें निकालेंगे भाई। चलिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप वन के अंदर सबसे पहले क्या करना है, जो भी चीज़ें दे रखी हैं सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले R1 की जो मीन वैल्यू दे रखी है वो है भाई हमारी 100 ओम, और R2 की जो मीन वैल्यू दे रखी है वो है हमारी 200 ओम। क्लियर है? इसके बाद हमें R1 के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर दे रखा है वो दे रखा है 3 ओम, और R2 के अंदर जो मीन एब्सोल्यूट एरर दे रखा है वो दे रखा है 4 ओम। अब क्या भाई स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो R1 और R2 को ऐड करने पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो R1 और R2 को ऐड करने पर यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा, ये निकल कर आएगा 300, है ना भाई। R1 की वैल्यू 100, ये 200, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 300 ओम निकल कर आएगा। तो एक काम तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 पर आ जाइए, ठीक है भाई। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करने वाले बोलो बेटा, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा, स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एरर। तो सिंपल सी बात है, R1 और R2 को ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसका एरर कैसे निकाला जाएगा, इसका एरर R1 और R2 को ऐड करने पर आएगा, ठीक है भाई। जैसा कि हम जानते हैं, अगर A और B को ऐड करने पर Z आता है, तो Z के जो एरर्स होते हैं वो डेल्टा A और डेल्टा B को ऐड करके निकाले जाते हैं, यानी A और B को जोड़कर निकाले जाते हैं। ठीक इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R1 और R2 को जोड़कर आ रहा है, तो R इक्विवेलेंट का जो एरर होगा वो R1 का एरर और R2 के एरर को जोड़कर निकाला जाएगा। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट एरर्स इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, R1 में कितना एरर है, R1 में जो एरर है वो 3 ओम का है, और R2 में जो एरर है वो 4 ओम का है। ये निकल के आ गया हमारा 7 ओम का एरर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये भी निकाल लिया है और हमने एरर भी निकाल लिया है। अब क्या लिखना है बोलो बेटा हमें, अब हमें लिखनी है इनकी करेक्टेड वैल्यू। तो चलो भाई लिख लेते हैं, करेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, वो कितना निकल कर आया था, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला था स्टेप 2 के अंदर 300 ओम। तो यहाँ पर हम 300 लिख लेंगे, फिर प्लस माइनस आएगा, फिर एरर कितना निकाला था, हमने एरर निकाला था 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे और दोनों को ब्रैकेट करके ओम लिख लेंगे। तो फाइनली हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी आपको बोला जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो या कुछ भी कैलकुलेट करो, तो उसकी वैल्यू को करेक्ट वैल्यू की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, फाइनल आंसर के फॉर्म में। ठीक है भाई, होप आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा जी, सारे बच्चे इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा जी, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये रहा, द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर। ये एडिशन पे था, अगला वाला जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो सब्ट्रैक्शन पे लेने वाले हैं। द इनिशियल एंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बाथ आर 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है। तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर सबसे पहले लिखा हुआ है भाई, तो इनिशियल टेम्परेचर लिखा हुआ है 18 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस, और सिमिलरली फाइनल टेम्परेचर भी लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, 40 + 0.3 डिग्री सेल्सियस, 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करना है आपको। स्टेप नंबर 1 में बोलो बेटा क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज आपको लिखनी है। तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर, ये पूरी वैल्यू जो है वो करेक्टेड वैल्यू है टी आई की। ये पूरी वैल्यू क्या है, करेक्टेड वैल्यू है या करेक्ट वैल्यू है टी एफ की। तो इसमें से टी आई कितना होगा, टी आई होगा हमारा 18 डिग्री सेल्सियस। टी एफ हमारा कितना होगा बेटा, 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें से टी आई का एरर कितना होगा भाई, इनिशियल टेम्परेचर में एरर कितना होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, और फाइनल टेम्परेचर में जो हमारा एरर निकल कर आएगा वो 0.3 डिग्री सेल्सियस निकल कर आएगा। क्लियर है। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है बोलो बेटा, तो स्टेप नंबर 2 के अंदर जैसा कि हमें पता है, अगर हमें पता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो हम सब कुछ सही करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पर निकालना है व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर। तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है राइज इन टेम्परेचर। तो राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया बोलो बेटा, राइज इन टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर में कितना राइज हुआ है, टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है हम कैसे निकालते हैं, टी एफ माइनस टी आई,
बात समझ में आ रही है? हम इस तरीके से निकालेंगे, यानी हमें टेम्परेचर्स का डिफरेंस निकालना है। तो टेम्परेचर्स का डिफरेंस निकालने के लिए ध्यान दो बच्चे, तो इसकी करेक्ट वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? तो करेक्ट वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, जरा ध्यान देना भाई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं टी आर। टी आर का मतलब राइज इन टेम्परेचर, दोनों को माइनस करने पर जो आएगा उसे हम लिखेंगे टी आर, यानी राइज इन टेम्परेचर। तो इसकी करेक्ट वैल्यू कैसे लिखी जाएगी बताना भाई सारे बच्चे। तो करेक्ट वैल्यू लिखी जाएगी टी आर बराबर, यहाँ पर क्या आएगा बोलो बेटा, टी आर की वैल्यू आएगी, फिर प्लस माइनस आएगा, फिर टी आर के अंदर जो एरर आया है वो आएगा, फिर ब्रैकेट करके डिग्री सेल्सियस आएगा। तो भाई स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है बोलो बेटा, स्टेप नंबर 3 के अंदर सबसे पहले हमें टी आर की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो चलो भाई टी आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअली स्टेप नंबर 3 नहीं, स्टेप नंबर 2 में ही फाइंड कर लेते हैं। तो टी आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो टी आर की वैल्यू जो निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी? टी एफ को टी आई एन से माइनस करके। तो टी एफ की वैल्यू कितनी है? टी एफ की वैल्यू है 40 डिग्री सेल्सियस, टी आई की 18 है। दोनों को माइनस करेंगे, कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा? 12 निकल कर आ जाएगा, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 22 डिग्री सेल्सियस निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, अगले वाले स्टेप के अंदर हम निकालेंगे डेल्टा टी आर। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाना। स्टेप नंबर 3 ये हो गया और स्टेप नंबर 4 हमारा अब ये हो गया, ठीक है भाई। अब हम क्या निकालेंगे बोलो बेटा? डेल्टा टी आर, यानी इसमें क्या एरर होगा? अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत सिंपल है। टी आर कैसे आ रहा है? टी आर टी एफ और टी आई को माइनस करने पर आ रहा है, तो टी आर का एरर कैसे निकालेंगे? राइज इन टेम्परेचर में एरर कैसे निकालते हैं बोलो बेटा? तो ये ऐसे निकालेंगे, टी एफ प्लस में टी आई, है ना भाई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे ए और बी को माइनस करने पर जेड आता है, तो जेड का एरर हम कैसे निकालते हैं? जेड का एरर हम ए का एरर और बी के एरर को जोड़कर निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अगर हमारा टी आर टी एफ और टी आई को डिफरेंस करने पर आता है, तो टी आर का एरर भी हम कैसे निकालेंगे? टी एफ का एरर जमा में टी आई का एरर, है ना भाई। तो वही हमने कर दिया, तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टी आर का जो एरर होगा वो कैसे निकलेगा? टी एफ का एरर कितना भाई? फाइनल टेम्परेचर में जो एरर है वो इतना है, और बोलो बेटा जी इनिशियल टेम्परेचर का एरर 0.5 है, तो एरर निकल कर हमारा आ गया 8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं? फाइनल हम हमारी करेक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो लिखेंगे भाई करेक्ट वैल्यू ऑफ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर में राइज की करेक्ट वैल्यू हमें यहाँ पर लिखनी है, तो चलो भाई लिख लेते हैं, यानी टी आर की हमें करेक्ट वैल्यू लिखनी है। तो वो लिखने के लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए भाई? करेक्ट वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले टी आर आएगा, और टी आर हमने कितना निकाला था? 22 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, ठीक है भाई। टी आर लिखा। अब एरर इन टी आर कितना है भाई? 0.8 ब्रैकेट डाल के डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो होप आप सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। स्टेप वाइज क्वेश्चन करोगे तो कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। होप सारी चीजें सबको समझ में आ रही होंगी, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ये मिटा रहा हूँ बेटा जी, इसको नोट कर लेना फटाफट से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। तो एडिशन पर भी क्वेश्चन हो गया, सब्ट्रैक्शन पर भी क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे भाई, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो चिंता मत करें, ज़्यादा देर तक जो है क्वेश्चन आपको इजी नहीं लगेंगे। चलिए बेटा जी, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड वर मेजर्ड टू बी। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ की जो करेक्टेड वैल्यू है वो लिखी हुई है। एक्चुअली में करेक्टेड वैल्यू ध्यान रखना बेटा जी, ठीक है। वो क्या है? 12.13 प्लस माइनस 0.02 मीटर। ब्रेथ की जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या है बेटा जी? 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। अगला क्या लिखा हुआ है? 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारी हाइट है, ठीक है भाई। तो ये तीनों वैल्यू हमें दे दी हैं। अब हमें बोला गया है डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ठीक है भाई। तो हमें इसके वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है भाई। परसेंटेज एरर से लिखते हैं, तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर लिखना है। अब आप मुझे बताइए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम निकालते हैं लेंथ ब्रेथ इनटू में हाइट, क्लियर है। तो ये मुझे निकालना पड़ेगा। अगर मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए मुझे पहले तो मुझे डेल्टा वी चाहिए, यानी वॉल्यूम का एरर चाहिए। फिर मुझे चाहिए भाई वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एल, बी और एच को
मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मुझे चाहिए, तो ये दो चीज़ें मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है बोलो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एल की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, ये रही 12.13, बी की वैल्यू कितनी है 8.16 और एच की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 3.46, ठीक है भाई। कितनी बोलो बेटा, इतने सेंटीमीटर में लिख लेना। दूसरी बात, डेल्टा एल कितना है, डेल्टा बी कितना है, डेल्टा एच कितना है, तो ये हमारा 0.02, ये हमारा 0.01, ये हमारा 0.01, ठीक है भाई। ये भी हमारे सेंटीमीटर्स में ही होंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा वी बाई बी, यानी कहने का मतलब वॉल्यूम का रिलेटिव एरर, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम का रिलेटिव एरर किसके बराबर आएगा, तो वॉल्यूम का जो रिलेटिव एरर होगा वो एल के रिलेटिव एरर प्लस बी के रिलेटिव एरर, ठीक है भाई, प्लस में क्या बेटा जी, प्लस में एच के रिलेटिव एरर के बराबर होगा। जैसा कि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, बात समझ में आ रही है। अगर वॉल्यूम, अगर एल बी और एच को मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम आता है, तो इस वॉल्यूम का जो रिलेटिव एरर होगा वो एल बी और एच इन तीनों के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए भाई कैलकुलेट करना शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 0.02, एल की वैल्यू कितनी है 12.13, प्लस में डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 0.01, ठीक है भाई। बी की वैल्यू कितनी है बेटा जिसके नीचे, तो बी की वैल्यू है भाई 8.16, ठीक है, प्लस में डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है भाई 3.46 और उसके बाद यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 0.01 और एच की वैल्यू कितनी है 3.46, ठीक है। अगर इन सबको मैं सॉल्व करूंगा तो सबको सॉल्व करने पर बोलो बेटा कितना आ रहा है, तो सबको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर बेटा, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ कि सबको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 50, ये हमारे पास निकल कर आएगा 0.0058। बात समझ में आ रही है, हमारे पास ऐसा कुछ निकल कर आ जाएगा। तो इन सबको कैलकुलेट करने पर ये आ गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो परसेंटेज एरर चाहिए, और निकल कर क्या है, निकल के आया हमारा भाई रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, डेल्टा v बाई बी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.0058, है ना भाई। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो निकल कर आएगा वो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर हम इसको पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर 4 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये आ गया भाई 0.58%, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो परसेंटेज होगा, बात समझ में आ रही, वॉल्यूम का जो परसेंटेज एरर होगा वो इतना निकल कर आएगा। अब हम लिखेंगे भाई हमारी करेक्ट वैल्यू, आपकी मर्जी है, आप लिख सकते हो, वैसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की जो करेक्ट वैल्यू है उसको कैसे लिखा जाएगा बोलो बेटा, तो उसको लिखा जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम, ठीक है भाई, जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई एल बी और एच, अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या आ रहा है, तो यहाँ पर वो वॉल्यूम लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज एरर लिखना है बेटा जी, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम लिख लेना, यहाँ पर जो परसेंटेज एरर निकाला है वो लिख लेना। तो दोनों तरीके होते हैं, ठीक है भाई, ये तरीका भी सही है, और यहाँ पर जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं वो तरीका भी सही है। तो दोनों तरीके यहाँ पर सही है, परसेंटेज एरर भी लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेना है। तो होप सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फटाफट कॉपी कर लीजिए बेटा जी। कर लिया कॉपी, वेरी गुड। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये था भाई मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन हमने किया भाई मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। अगला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं डिवीजन के ऊपर करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I वेयर V इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज दे रखे हैं क्या 500 प्लस माइनस, सॉरी 500 नहीं 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और हमें करंट की जो वैल्यू दे रखी है, यानी करंट की करेक्ट वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट नहीं सॉरी एम्पियर। अब हमें फाइंड क्या करना है भाई, तो फाइंड द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो हमें परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, तो रेजिस्टेंस के परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा R बाय R इनटू में 100, यही तो रेजिस्टेंस के परसेंटेज एरर का मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो चीजें हमें गिवन है पहले वो चीजें हम लिख लेते हैं। तो V की वैल्यू कितनी है यहाँ से 100, बात समझ में आ रही है। I की वैल्यू कितनी बोलो बेटा, I की वैल्यू हमारी 10 एम्पियर, ठीक है। दूसरा डेल्टा V की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 5, और डेल्टा I की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 0.2, ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया।
उसके बाद हम क्या करने वाले हैं बोलो बेटा, उसके बाद हम निकालने वाले हैं डेल्टा आर बाय आर, ठीक है। तो डेल्टा आर बाय आर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बोलो बेटा, डेल्टा आर बाय आर की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे बताइए आर कैसे निकालते हैं। तो मुझे पता है v को i से डिवाइड करने पर हम क्या निकाल लेते हैं, i निकाल लेते हैं। तो v को i से डिवाइड करने पर अगर r निकालते हैं तो r का जो रिलेटिव एरर है, r का जो रिलेटिव एरर है वो v के रिलेटिव एरर और i के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। ये बात हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं। ये कोई भी दो क्वांटिटीज को डिवाइड करने पर जब एक नई क्वांटिटी आती है तो उस नई क्वांटिटी का रिलेटिव एरर जो होता है इन दोनों क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होता है, ठीक है भाई। तो चलिए भाई इसको हम पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे बताइए भाई डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू, तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है भाई, तो डेल्टा आर की वैल्यू तो छोड़ो, सॉरी ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू है 5, वी की वैल्यू कितनी बोलो बेटा जी 100, ठीक है। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 10, आई की वैल्यू कितनी बोलो बेटा 0.2। बात समझ में आ रही है। अब आगे लेके चलते हैं भाई। अब अगर इस पूरे को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो पूरे को कैलकुलेट करने पर लगभग हमारा आंसर आएगा भाई 0.07, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। लेकिन मुझे चाहिए भाई परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो डेल्टा आर बाय आर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बराबर 0.07 को भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर निकल कर आएगा 7%, ठीक है भाई। तो ये हमने निकाल लिया रेजिस्टेंस का एरर, ठीक है, या एरर इन रेजिस्टेंस। समझ में आया नहीं आ रही। और अगर आपको कहता है कि भाई इसका करेक्ट वैल्यू लिखकर बताओ, ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू लिखने का तरीका आप समझ गए होंगे, करेक्ट वैल्यू ऑफ आर। तो वो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आर की वैल्यू, फिर प्लस माइनस, फिर चाहो तो परसेंटेज एरर लिख देना। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, v बाय आई करके, ये वाले v को ये वाले i से डिवाइड करो तो कितना आएगा, लगभग 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, 10 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस लिखेंगे, फिर परसेंटेज एरर कितना भी यहाँ पर 7%, इसको ऐसे लिखो और रेजिस्टेंस की वैल्यू। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस की करेक्ट वैल्यू लिख दी। समझ में आई नहीं है बेटा, होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारा कैसा होगा, अब वो कोशिश करेंगे पावर्स के ऊपर आए। तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया, डिवीजन का क्वेश्चन हो गया, ये डिवीजन का क्वेश्चन था। अब हम करने वाले हैं हमारा पावर का क्वेश्चन। तो चलिए भाई पावर के क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं, फटाफट नोट कर लो बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने बोर्ड पे। तो अगले क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है क्या कि द error in the measurement of the radius of a sphere is 2%। तो यहाँ पर रेडियस के अंदर जो एरर दे रखा है यानी डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 2% दे रखी है। बोला गया एक स्फीयर की रेडियस निकालने में जो परसेंटेज एरर आया है वो इतना आया है। अब क्या बोला भाई यहाँ पर, व्हाट कुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हमें इसके वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो चलिए भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, आप मुझे बताइए यहाँ पर, जैसा कि बताया वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब होगा, है ना भाई। तो जो कांस्टेंट टर्म्स हुआ करते हैं ना, एरर निकालते वक्त जो कांस्टेंट टर्म्स हुआ करते हैं उनको हटा दिया करते हैं। ऐसा मान लो ये फॉर्मूले में है ही नहीं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर ध्यान देना भाई, आर की पावर 3 करने पर एक क्वांटिटी आती है v, तो इस v का जो रिलेटिव एरर होगा वो r के रिलेटिव एरर के कितने गुना होगा भाई, 3 गुना होगा। ये बात हमने पढ़ी है। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना भाई। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमें पता लगेगा 3 टाइम्स ऑफ दिस। ये क्या बेटा, ये रेडियस का परसेंटेज एरर है। तो रेडियस का परसेंटेज एरर कितना है 2, इसको 2 लिखना, इसमें परसेंट मत लिखना, ठीक है। तो कितना आ गया भाई 6 आंसर आ गया। तो डेल्टा v बाय v इंटू में 100 बराबर हमारा आ गया 6%, ठीक है भाई। समझ में आ गया। तो ये हमें निकालना था, ये निकल के आ गया हमारा 6%, बहुत ही आसान, ठीक है। चलिए भाई इसको भी नोट कर लीजिए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले भाई, ठीक है। थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। चलिए मिटा दो इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लेना तुम लोग। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमें दे रखी है x, ठीक है भाई। और ये x कैसे आता है भाई, इस x का फॉर्मूला लिखा हुआ है a का स्क्वायर b का क्यूब, a का स्क्वायर b का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या बेटा, डिवाइडेड बाय है हमारा c अंडर रूट d, c अंडर रूट d। तो a का स्क्वायर b का क्यूब c की पावर 1 और d का अंडर रूट करने पर हमें क्वांटिटी मिलती है x, ठीक है। और हमें निकालना है भाई क्या,
कैलकुलेट द परसेंटेज एरर ऑफ एक्स। अभी फिलहाल के लिए हमें डेल्टा ए बाई ए यानी ए का परसेंटेज एरर दे रखा है कितना, ए का परसेंटेज एरर हमें यहाँ पर दे रखा है 4%, ठीक है, ए का परसेंटेज एरर 4% है। बी का जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो कितना दे रखा है बोलो बेटा, वो दे रखा है हमें यहाँ पर 2%। और सी का जो परसेंटेज एरर दे रखा है वो कितना दे रखा है, सी का परसेंटेज एरर हमें दे रखा है यहाँ पर 3%। और डी का जो परसेंटेज एरर दे रखा है बेटा हमें वो दे रखा है, देखते हैं कितना दे रखा है 1%, ठीक है। ये हमारे परसेंटेज एरर दे रखे हैं सभी के। और हमें क्या करना है बेटा, हमें x का परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है भाई, ये x का परसेंटेज एरर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही आसान, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, a का स्क्वायर b का क्यूब c की पावर 1 d का अंडर रूट करने पर अगर x आता है तो x का जो हमारा रिलेटिव एरर होगा वो बराबर क्या होगा, वो बराबर होगा डेल्टा a बाई a, ठीक है भाई। a के रिलेटिव एरर प्लस d के रिलेटिव एरर प्लस c के रिलेटिव एरर प्लस d के रिलेटिव एरर के बराबर होगा। ये बात तो हमें पता ही है। तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बोलो बेटा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी थोड़ी गलती कर दी हमने। तो x का रिलेटिव एरर जो होगा वो a के रिलेटिव एरर, b के रिलेटिव एरर, c के रिलेटिव एरर, d के रिलेटिव एरर के बराबर ही नहीं आएगा, बल्कि क्या है, इनकी पावर्स भी आगे आ जाएंगी। तो इसके आगे इसकी पावर आ गई, इसके आगे इसकी पावर आ जाएगी, इसके आगे इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 लिख लेते हैं। और d के आगे d की पावर आ जाएगी, d की पावर क्या है 1/2, ठीक है भाई। अब इनकी पावर रख ली। अब ध्यान देना भाई, तो मैं डेल्टा a को भी मैं सभी को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना भाई। मैं इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा कुछ इस तरीके से 3 डेल्टा b बाई b इंटू में 100 प्लस डेल्टा c बाई c इंटू में 100 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा d बाई d इंटू में 100, ठीक है। तो चलिए भाई, तो 2 आ गया। अब ये क्या वैल्यू है, ये a की, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा जी, इसकी वैल्यू है 4, ठीक है भाई। प्लस में 3 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, इस पूरे की वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है हमारी वो है 2, प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है बोलो बेटा 3, ठीक है भाई। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है बेटा हमारा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू में 1, ठीक है। और इस पूरे को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो पूरे को कैलकुलेट करने पर जो हमारा निकल कर आएगा वो 17.5% निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा, 17.5% हमारा आंसर इसका निकल कर आएगा। बहुत ही आसान, ठीक है भाई। होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्टेड लेते हैं भाई, क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करेंगे। चलिए इसको मिटा रहा हूं, इसको लिख लेना हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए भी सारे बच्चे। तो अगले क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहां पर हमें पेंडुलम है, पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें यहां पर बताया गया है कि वो टाइम पीरियड ये इस वाले फॉर्मूला से दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब लिखा हुआ है मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल, एल की जो मेजर्ड वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो पेंडुलम की जो रस्सी होती है उसकी लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी उसको 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी तक मापा जा सकता है। इसका मतलब उसमें एरर आने के चांसेस भी क्या है भाई 1 मिलीमीटर के ही है। इसको हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, बिकॉज ये भी सेंटीमीटर में, तो ये 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है भाई। एल जिस यूनिट में होता है उसी यूनिट में डेल्टा एल को भी लिखा करें। अगला क्या बोला गया भाई, टाइम फॉर द 100 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड, यानी जो टाइम पीरियड हमें दे रखा है 100 ऑसिलेशंस के लिए, टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशंस वो हमें दे रखा है यहाँ पर 90 सेकंड, यानी कि 90 सेकंड में 100 बारी ऑसिलेट हो जाता है वो पेंडुलम। आगे दिया हुआ यहाँ पर रिस्ट वॉच, पूरा पढ़ के सुनाता हूं आपको। 100 ऑसिलेशंस ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकंड रेजोल्यूशन। तो 1 सेकंड रेजोल्यूशन का मतलब है कि वो जो घड़ी है वो कम से कम 1 सेकंड का टाइम माप सकती है। इसका मतलब उसमें जो गलतियां आएंगी वो कितनी होंगी भाई, गलती आने का चांस भी 1 सेकंड का ही हो सकता है, यानी उसमें जो एरर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड का ही होगा, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखना भाई कि वो डायरेक्टली नहीं बता रहा है कि एरर क्या है, वो क्या बोल रहा है 1 सेकंड रेजोल्यूशन, इसका मतलब कम से कम एरर जो होगा 1 सेकंड का होगा। यहां पर उसने क्या बोला 1 मिलीमीटर वाले केस में बोला उसने कि नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, यानी कि आंसर जो है 1 मिलीमीटर तक ही एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। उससे छोटा अगर कोई चीज, अगर उससे छोटी लेंथ हुई तो उसमें एरर आ जाएगा। तो कम से कम एरर कितना होगा भाई 1 मिलीमीटर का। तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। चलिए भाई
आगे क्या निकालना है बेटा, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग द जी। तो जी को डिटरमाइन करने के लिए एक्यूरेसी क्या होगी, ठीक है भाई, जी को डिटरमाइन करने के लिए एक्यूरेसी क्या होगी, यानी अल्टीमेटली बेटा जी हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली हम कह सकते हैं हमें जी में एरर निकालना है, ठीक है भाई। तो जी का कौन सा एरर निकल के आने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो साफ साफ देख रहा है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सी होने वाली है, तो जी का रिलेटिव एरर ही निकल कर आएगा या जी का परसेंटेज एरर निकल कर आएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं जी का परसेंटेज या रिलेटिव एरर, जो आपकी इच्छा करे। तो चलिए भाई कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, तो बहुत ही आसान तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो चीजें हमें गिवन थी हमने लिख ली, एल डेल्टा एल टी डेल्टा टी, ठीक है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले जी के लिए फॉर्मूला बनाइए, तो जी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पर क्या होगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। अब जी को इधर ले जाइए, टी स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो जी बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी का स्क्वायर। ये तो भैया कांस्टेंट है, मैंने बताया था फॉर्मूले में अगर कांस्टेंट आ जाए तो उसको मक्खी की तरह, जैसे मक्खी को दूध से निकालते हैं वैसे ही कांस्टेंट को इस फॉर्मूले से मक्खी, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दे। बात समझ में आ रही है। तो L और T स्क्वायर को डिवाइड करने पर G आता है, तो G का जो रिलेटिव एरर होगा बेटा जी वो किसके बराबर आने वाला भाई, डेल्टा L बाय L, ठीक है भाई, प्लस में डेल्टा T बाय T और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसकी पावर से, समझ में आ गई है, इसके बराबर होगा। तो चलिए भाई निकाल लेते हैं। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा L की वैल्यू भाई 20, L की वैल्यू सॉरी डेल्टा L की वैल्यू कितनी है 0.1, L की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा जी 20, प्लस में 2 आ जाएगा। डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा T की वैल्यू है बेटा हमारी, डेल्टा T की वैल्यू है 1 और T की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, टाइम पीरियड की वैल्यू 90, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया और इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा अप्रॉक्स 3 सेकंड के आसपास आएगा, सॉरी आंसर आएगा हमारा 0.03, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हमारा निकल कर आएगा, चाहे तो कैलकुलेट कर लेना। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो आप रिलेटिव एरर निकालना चाहे तो ऐसे निकाल लेना, आपकी मर्जी है। अगर आप परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा जी बाय, दोनों तरफ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 3%, ठीक है भाई। समझ में आगे नहीं आगे, क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों के लिए। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन करने से पहले इसे ढंग से नोट कर लो और सांस भरकर एकदम तैयार होकर बैठ जाओ, क्योंकि अगला क्वेश्चन बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, ये मिटा रहा हूं बेटा मैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए भाई अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, इफ टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2, तो R1 की वैल्यू हमें यहाँ पर लिखी हुई है, बोलो बेटा जी R1 की वैल्यू कितनी है 4 + 0.5, यानी 4 ± 0.5 ओम, ठीक है। और R2 की जो वैल्यू लिखी हुई है कितनी लिखी हुई है बोलो बेटा जी 16 ± 0.5 ओम, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है आर कनेक्टेड, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, पहले सीरीज में कनेक्ट किया फिर पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं, पहले वाले पार्ट में इनको सीरीज में कनेक्ट किया है और दूसरे वाले पार्ट में हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। अब भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है भाई यहाँ पर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केसेस के अंदर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, विद लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, और साथ में इनके परसेंटेज एरर को भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए भाई कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सीरीज की, ठीक है भाई। सबसे पहला करते हैं भाई, तो सीरीज के अंदर R1, सबसे पहले तो भाई लिखो कि क्या क्या दे रखा है। तो R1 दे रखा है कितना भाई 4 ओम, R2 दे रखा है कितना भाई 16 ओम, डेल्टा R1 कितना दे रखा है बोलो बेटा 0.5 और डेल्टा R2 कितना दे रखा है भाई 0.5 ओम, ठीक है भाई। ये वैल्यूज हमें यहां पर गिवन है। अब आगे हमें कैलकुलेट करना है क्या भाई, फर्स्ट में हमें सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सीरीज में हम क्या करते हैं भाई R1 और R2 को जोड़कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सिंपल, जिस केस में हम क्या करेंगे भाई, ध्यान दो भाई सारे बच्चे, तो यहां पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं R1 R2 को जोड़कर। तो R1 की वैल्यू कितनी है भाई 4, R2 की वैल्यू कितनी 16, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ गया बोलो बेटा, ये निकल कर हमारे पास आ गया भाई कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 20 ओम, ठीक है भाई। तो हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, ध्यान रखना भाई, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना भाई हमें यहाँ पर। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा आर कैलकुलेट करेंगे अब, ठीक है भाई। तो बताइए भाई आर में कितना भाई,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर कितना आएगा? तो R1 और R2 को ऐड करने पर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो एरर होगा वो R1 का एरर प्लस R2 का एरर दोनों के सम के बराबर होगा। तो इसमें कितना एरर है भाई? 0.5 0.r, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई? 1 ओम आ जाएगा। समझ में आगे नहीं आ गया? क्लियर हो गया? अब हम क्या निकालेंगे? इसका परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इससे डिवाइड करेंगे, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए बेटा जी इसकी वैल्यू क्या है? तो इसकी जो वैल्यू है बेटा जी 1 है। इसकी वैल्यू कितना है? 20 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 100 है। काटोगे तो कितना निकल कर आएगा? 5। तो 5% जो होगा इसका एरर होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो चलिए भाई आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर जब हम इसको लिखेंगे करेक्ट वैल्यू, ठीक है भाई, तो अगर मैं करेक्ट वैल्यू की बात करूंगा तो करेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो लिखी जाएगी वो कैसी लिखी जाएगी बोलो बेटा? वो लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। यहां पर हम लिखेंगे हमारा R, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई? R इक्विवेलेंट, वो कितना निकल कर आया था बोलो बेटा? सॉरी, R इक्विवेलेंट कितना निकल कर आया? 20। तो यहां पर हम 20 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस, फिर परसेंटेज एरर लिखेंगे 5। तो यहां पर हमने लिख दिया भाई 5% और यहां पर आ गया भाई हमारा ओम। क्लियर है? इस तरीके से इसकी करेक्ट वैल्यू हम लिखते हैं। ठीक है, अगला चलो, अगला हमारा पैरेलल वाला। पैरेलल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बारी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए जरा समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक फॉर्मूला अलग आएगा जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, वो मैं यहीं पे समझा दूंगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई? सबसे पहले हमें यहां पर भी इसका भी क्या निकालना है भाई? इसका यहां पर भी हमें रिलेटिव एरर निकालना है। तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा बोलो बेटा? एरर इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं भाई। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो कितना निकल कर आता है? तो वो निकल कर आता भी हमारा R1 R2। कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा जी? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है? 4 गुणा में 16 और यहाँ पर 4 जमा में 16। तो ये निकल कर आएगा भाई यहाँ पर कितना? 4 इंटू में 16 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बोलो बेटा? 4 प्लस 16। तो 4 प्लस 16 जो हमारा निकल कर आ रहा है वो कितना आएगा भाई? 20 आ जाएगा। क्लियर है? काटोगे पीटोगे तो 4 पंजे 20 होता है। तो ये लगभग 16/5 हमारा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको मैं 16/5 ओम लिख लेता हूँ। और सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा? अब एरर निकालूंगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर पड़ेगा। तो हमने ये सीखा हुआ है कि R1 R2 को ऐड करने पर अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है तो भाई उसका एरर कैसे निकालें? अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर जो चीज़ आती है उसका एरर कैसे निकालें, या दो चीज़ों को डिवाइड करने पर जो आता है उसका एरर कैसे निकालें। लेकिन अब क्या आ गया? यह मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवीजन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन साथ क्या आ गया भाई? एडिशन होने के बाद ये क्वांटिटी आ रही है। अब इसका एरर हम कैसे लिखेंगे? तो ध्यान देना भाई, इसे लिखना, ठीक है भाई, इसे ऐसे करके लिखेंगे। ये ध्यान रखना भी सारे बच्चों को, ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को रट लेना अच्छे से। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? R इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में एरर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का स्क्वायर बराबर, और सेम चीज़ हम R1 के साथ भी करेंगे और सेम चीज़ हम R2 के साथ ही करेंगे। ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं इस फॉर्मूले की मैं डेरिवेशन करूं तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बता के जाना भाई सारे बच्चे। ठीक है, चलिए डेल्टा R1 की वैल्यू कितनी है? तो डेल्टा R1 की वैल्यू भाई 0.5। ठीक है भाई, और R1 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू भाई 4, तो उसका स्क्वायर भी कर देना, प्लस 0.5 और 16 का स्क्वायर। और इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर ध्यान रखना भाई अभी आगे और भी है R इक्विवेलेंट। अब ध्यान देना भाई, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका परसेंटेज। अगर मैं चाहता हूं मैं इसका परसेंटेज एरर निकालूं तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए बेटा क्या करना बोलो बेटा? परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा दोनों तरफ। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली जब इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10.625%। ठीक है भाई, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, टाइम आपका ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर यहाँ पर लिख दिया। सॉल्व करना बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, बेसिक से आप 11th क्लास में इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आई की तरफ चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? तो अब हमें लिखना भी करेक्ट वैल्यू। क्या लिखना बोलो बेटा जी? करेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखी जाएगी भाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो कितनी है? 16.5। अगर मैं इसे काटूंगा तो काटने पर कितना आएगा? तो काटने पर लगभग ये आ जाएगा हमारा भाई, तो 5 3 15, और यहाँ पर कितना आ गया बोलो बेटा? मेरे ख्याल है 5 3 15, यहाँ पे 3.2 आ जाएगा। तो 3.2 प्लस माइनस परसेंटेज एरर कितना है? परसेंटेज एरर है हमारा 10.625%।
और साथ में हम ओम लगा देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। होप आप सब बच्चों ने क्वेश्चन एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी। ठीक है, तो भाई ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए लॉकडाउन के अंदर, फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो लेक्चर पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगली वाली सीरीज जो हमारी मोशन 1D पर आने वाली है।